हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओली वेटनरी विजडम। दोस्तों, पोल्ट्री डिजीज़ डायग्नोसिस एक इम्पॉर्टेंट एरिया है पोल्ट्री फार्मिंग का। और जो लोग पोल्ट्री के लिए कंसल्टेशन करते हैं वो लोग काफ़ी फोकस करते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन डिजीज़ डायग्नोसिस में फील्ड कंडीशन में हमारे पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं। हमें जल्दी से डिज़ीज़ डायग्नोस करके तुरंत सॉल्यूशन फार्मर को देना होता है, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है डिज़ीज़ की। और दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा पोल्ट्री में अवेलेबल नहीं है। एक ही कुछ ही तरीके की दवाइयाँ हैं जो कि दी जाती हैं, खासकर इन्फेक्शन के लिए। तो ऐसे में जो भी टूल्स अवेलेबल हैं डायग्नोसिस के लिए, बीमारियों को पहचानने के लिए, डायग्नोसिस का मतलब बीमारी की पहचान करना, तो उन्हें हमें क्रिटिकली ऑब्ज़र्व करना चाहिए ताकि फार्म में होने वाली मॉर्टलिटी को हम रोक सकें। तो ये प्रेजेंटेशन उसी के ऊपर है। यहाँ पर ये जो पिक्चर दिख रही है इसके बारे में हम बात करेंगे। जब हम पोल्ट्री का पोस्टमार्टम करते हैं, उसे खोलते हैं बर्ड को, तो लीवर, हमें सबसे पहले लीवर दिखाई देता है और उसके नीचे एक हरी सी ये चीज़ दिखाई देती है। तो आइए इसी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। आपने कभी पोल्ट्री में जब उसकी नेक्रोप्सी करते हैं, मतलब पोस्टमार्टम करते हैं, तो गॉल ब्लैडर के ऊपर फोकस किया है? मैं इस बात को लेकर काफ़ी श्योर हूँ कि हम में से बहुत से लोग जो है वो पोल्ट्री में गॉल ब्लैडर के सिग्निफिकेंस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। क्योंकि मुझे खुद याद है कि बीबीएससी के दौरान जब बर्ड की फिजियोलॉजी का जो कोर्स था, या जो उसका ड्यूरेशन था, वो काफ़ी कम था, और 2 या 3 क्लासेस ही बर्ड फिजियोलॉजी के ऊपर हमारी हुई, और उससे ज़्यादा किसी ने उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं लिया और कहीं वो पढ़ाया भी नहीं गया। ये हमारे यहाँ की बात नहीं है, हर जगह ऐसा ही होता है। तो चिकन का जो बॉडी सिस्टम है, उसकी फिजियोलॉजी है, उसके बारे में बहुत डीप कहीं पर चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो उसी फिजियोलॉजी में एक चीज़ आती है गॉल ब्लैडर। तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो एक वेटनेरियन को या एक एक्सपर्ट जो कंसल्टेंट है उसे जानना चाहिए। क्योंकि जब आप पोल्ट्री का पोस्टमार्टम करते हैं तो आपको एक ग्रीनिश येलो ऑर्गन लीवर के पीछे दिखाई देता है। ये कई सारी शेप्स में होता है, जैसे यहाँ पर ये आपको लंबा सा दिखाई दे रहा है। अभी पीछे वाली जो फ़ोटो थी उसमें वो काफ़ी चौड़ा सा था। कभी कभी ये बिल्कुल पीला भी हो जाता है। तो कई रंगों में और कई शेप्स में या साइज़ में ये हमें देखने को मिलता है। तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। अब पोल्ट्री डॉक्टर्स को इसके बारे में जो नॉलेज है, या इवन वेटनेरियन को जो नॉलेज होती है, वो उसके लिए गॉल ब्लैडर का सिर्फ एक काम होता है, मतलब जो हम जानते हैं आम तौर पे, कि ये फ़ैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके आगे ज़्यादातर लोगों का फुल स्टॉप लग जाता है कि गॉल ब्लैडर की और क्या सिग्निफिकेंस है। अच्छा, इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है भी नहीं। लेकिन फ़ैट का डाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे न्यूट्रिशन का। अगर फ़ैट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब डाइजेशन में प्रॉब्लम है। तो गॉल ब्लैडर से हम कई सारी चीज़ें उस एस्पेक्ट में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं इसकी एनाटमी से। एनाटमी का मतलब है कि ये किस जगह प्रेजेंट रहता है बॉडी के अंदर। तो ये जो लीवर का राइट लोब होता है उसके पीछे प्रेजेंट रहता है। जब आप बर्ड को खोलते हैं वेंट्रली, मतलब ऊपर से जब खोलेंगे आप बर्ड को, तो आपको सबसे पहले लीवर नज़र आता है। और जैसे यहाँ पर ये दिख भी रहा है, तो लीवर आपको नज़र आता है, उसके ऊपर हार्ट होता है। तो जब आप लीवर को हटाते हैं वहाँ से, तो आपको स्प्लीन, गिज़र्ड और गॉल ब्लैडर वगैरह दिखाई देते हैं। तो आपको जो ये पर्टिकुलर फ़ोटो है इसमें दिख रहा होगा कि हमने ये बर्ड को खोला, यहाँ पर इसकी ये ब्रेस्ट मसल है। तो सबसे पहले हमें लीवर दिखाई दिया है, यहाँ पर ये लीवर दिख रहा है, और हार्ट दिखाई देता है हमें, जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है हार्ट। और ये जो पर्टिकुलर चीज़ है लीवर के पीछे, यहाँ पर भी दिख रही है, ये कहलाती है
गॉल ब्लैडर। तो इसको ये तो मतलब इसकी एनाटमी हो गई, ये हमें पता चल गया कि ये कहाँ पर होता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये देखेंगे हम यहाँ पर। लिटरेचर में हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन एक बात हमें पता चलती है कि कई सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं, कई सारे ऐसे डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं जो कि गॉल ब्लैडर को इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्शन होता है गॉल ब्लैडर का, जैसे चिकन इन्फेक्शियस एनीमिया वायरस है, CIA भी कहते हैं इसे, साल्मोनेलोसिस है, कॉम्पाइलोबैक्टेरोसिस है, ई कोलाई का इन्फेक्शन है, या क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस का इन्फेक्शन है। तो इन वायरसेस या माइक्रोब के इन्फेक्शन में गॉल ब्लैडर यूजुअली इन्फेक्ट होता है। तो जब इसके अंदर इन्फेक्शन होता है तो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं इसके अंदर, और इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आने से क्या होता है कि जो वॉल होती है गॉल ब्लैडर की वो सूज जाती है, मतलब वो बड़ा हो जाता है, और इससे क्या होता है कि नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है गॉल ब्लैडर की वो भी हैम्पर हो जाती है। जो बाइल को कंसंट्रेट करता है उसकी उस एक्टिविटी में रिडक्शन आ जाता है, रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, बाइल की ज़रूरत क्यों होती है? जो बाइल होता है ये लीवर के अंदर बनता है और गॉल ब्लैडर के अंदर आकर ये स्टोर हो जाता है। तो ये बाइल को बेसिकली कंसंट्रेट करके फिर इंटेस्टाइन में भेजता है, वहाँ पर ये बाइल फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है इसका? कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, जो कि हिपेटोसाइट मतलब लीवर के अंदर बाइल बनता है और गॉल ब्लैडर के अंदर आके ये जमा हो जाता है, कंसंट्रेट होता है। तो बाइल के अंदर होता क्या है? बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो कि इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, और एक जो इसमें चीज़ होती है वो पिगमेंट होता है बिलीवर्डिन। तो बिलीवर्डिन हमारा यहाँ पर फोकस रहेगा हमारी टॉक का। ये जो पिगमेंट होता है ये भी बाइल के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और इसी की वजह से जो गॉल ब्लैडर होता है हमारा वो ग्रीन नज़र आता है। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी सेकेंडरी डायग्नोस्टिक वैल्यू है, मतलब इसे देख के हम कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉडी के अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो उससे इन्वेस्टिगेशन में हमें थोड़े से क्लूज़ मिल जाते हैं। तो लीवर, अब ये बर्ड की फिजियोलॉजी से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। जो RBC होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं बर्ड के अंदर, वो उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। तो इनकी एक लाइफ होती है 20 से 30 दिन की इन सेल्स की लाइफ होती है, और ये नई सेल्स लगातार बोन मैरो में बनती रहती हैं। तो लीवर, तो जो ये जब पुरानी हो जाती हैं तो लीवर और स्प्लीन इन्हें तोड़ते हैं, एक्ट एज ए स्कैवेंजर ऑफ ओल्ड एंड डेड RBCs। जो पुरानी RBC होती हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं लीवर और स्प्लीन। लेकिन इसकी जो एज होती है RBC की 20 से 30 दिन होती है, जबकि हमारे अंदर या मैमल्स में 120 दिन तक RBC ज़िंदा रहती है। तो इसका मतलब ये है कि RBC का जो टर्नओवर है चिकन्स के अंदर वो ज़्यादा होता है हमसे, मतलब वो 20-30 दिन में रिन्यू हो रही है, और हमारे जो RBC है वो 120 दिन में रिन्यू होती है। तो ये जो एरिथ्रोसाइट्स होती हैं इनकी जो एज होती है ये रैपिडली एजिड हो जाती है, और उसके बाद इसका डिस्ट्रक्शन होता है, ये टूट जाती है लीवर और स्प्लीन के अंदर जाके। लगभग 3 मिलियन काउंट होता है RBC का, और हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन हमसे कम होती है। तो और लेकिन मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट बर्ड्स की ज़्यादा रहती हैं। तो टोटल चीज़ें अगर हम देखें तो एरिथ्रोसाइट का जो टर्नओवर है वो काफ़ी हाई रहता है बर्ड्स के अंदर। तो बर्ड के अंदर ये जब एरिथ्रोसाइट का डिस्ट्रक्शन होता है, जब एरिथ्रोसाइट टूटती है, ये यहाँ पर एरिथ्रोसाइट है, तो इसके अंदर से हीमोग्लोबिन बाहर निकल के आता है। और हीमोग्लोबिन 2 पार्ट में होता है, एक तो इसका प्रोटीन पार्ट होता है और एक इसका हीम पार्ट होता है। जो प्रोटीन पार्ट होता है इसे ग्लोबिन कहते हैं, ये ग्लोबिन होता है, इसमें चेन्स होती हैं और ये अमाइनो एसिड बन जाते हैं उस चेन को टूट के, और ये अमाइनो एसिड दोबारा बॉडी के अंदर रीयूटिलाइज हो जाते हैं। हीम जो होता है, हीम डिस्ट्रॉय होता है और पहले बाइलिवर्डिन में कन्वर्ट होता है, फिर
रूबिन में कन्वर्ट हो जाता है, बाइलीरुबिन में कन्वर्ट होता है। तो ये बेसिकली आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होती है उसका ये पाथवे है। तो हमारे लिए जो मेन इम्पोर्टेंस है वो आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होती है तो उससे बाइलीवर्डिन हमें मिलता है। तो बाइलीवर्डिन कहाँ से आता है बाइल के अंदर, ये आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से प्रोड्यूस होने वाला एक पिगमेंट है। इसकी कोई ऐसी खास सिग्निफिकेंस मतलब नहीं है, अभी तक नहीं पता है, क्या पता हो। और जैसे जैसे एरिथ्रोसाइट एज होती है मतलब पुरानी होती चली जाती है, उसके अंदर कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म धीरे होने लगता है और उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो काफ़ी रिजिड हो जाती है और फ्लेक्सिबल नहीं रहती है, फ्रेजाइल हो जाती है, जल्दी से मतलब टूटने लगती है। और जो डिस्कॉइड शेप होती है वो पुअरली डिफॉर्मेबल स्फेरोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा होता है कि आरबीसी जैसे इस टाइप से है, तो अब ये ऐसे भी हो सकती है श्रिंक होके, ये अपना कैसे भी शेप चेंज कर सकती है। लेकिन जब ये एज हो जाती है इसकी, तो ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी है शेप चेंज करने की, ये कम हो जाती है, तो ये एक सी शेप में रहती है। तो जब ये छोटी वेसल्स में पहुंचती है तो वहाँ पर अपनी शेप चेंज नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये टूट जाती है। टूटने से हीम और ग्लोबिन बाहर आ जाते हैं। जब हीम और ग्लोबिन बाहर आ जाते हैं तो उनका फिर मेटाबॉलिज्म इसी तरीके से होता है और वहाँ पर बाइलीवर्डिन जाके बन जाता है। तो ग्लोबिन पार्ट जो है प्रोटीन अपना बॉडी के पूल में चला जाता है, जो अमाइनो एसिड पूल होता है, और रिसाइकिल हो जाता है। हीम जो है वो उसमें से पोरफायरिन अलग होता है और आयरन अलग हो जाता है। आयरन तो दोबारा आयरन पूल में चला जाता है, पोरफायरिन का बाइलीवर्डिन बन जाता है। तो ये सब कहाँ पे होता है, ये सब मैक्रोफेजेस में होता है। मैक्रोफेजेस एक तरीके की सेल्स होती हैं। तो जो हीम होता है वो बिना आयरन के, मतलब हीम क्या होता है, पोरफायरिन एक रिंग होती है, उसके अंदर आयरन को जोड़ देती है बॉडी, तो ये दोनों मिलके हीम बनते हैं। अब जब हीम टूटता है तो आयरन तो अलग चला जाता है और पोरफायरिन बचता है। तो ये पोरफायरिन जो है ये बाइलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है। मैमल्स के अंदर, आपके हमारे अंदर, कुत्ते बिल्लियों के अंदर, हाथी शेर चीतों के अंदर ये क्या होता है, ये बाइलीवर्डिन जो होता है ना, ये दोबारा बाइलीवर्डिन रिड्यूस होके बाइलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि पीले रंग का होता है, ये येलो कलर का होता है, और ये बाइलीवर्डिन ग्रीन कलर का होता है। तो वो फिर उसके साथ उनकी फीसिस में आता है। इसी वजह से जो मैमल्स की फीसिस होती हैं वो पीले रंग की होती हैं। बर्ड के अंदर बाइलीवर्डिन जो है वो लीवर के अंदर जाता है, स्प्लीन से फिर ये गॉल ब्लैडर में आके जमा हो जाता है। तो बर्ड्स के अंदर ये बाइलीरुबिन में कन्वर्ट नहीं होता है, मैमल्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो बर्ड्स की जो बाइल का कलर रहता है वो ग्रीन रहता है बेसिकली। अब एक बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि अगर आरबीसी एक नॉर्मल रेट में डिस्ट्रॉय हो रही है बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब जो हीम का कंसंट्रेशन है बाइल के अंदर वो नॉर्मल रहेगा। तो जो गॉल ब्लैडर का कलर है, क्योंकि बाइलीवर्डिन जब हीम नॉर्मल रहेगा तो बाइलीवर्डिन नॉर्मल रहेगा, फिर उससे वो बाइलीवर्डिन नॉर्मल रहेगा तो जो कलर होगा वो गॉल ब्लैडर का वो नॉर्मल होगा। लेकिन अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन इंक्रीज़ हो जाए किसी भी वजह से और ज़्यादा हीम ब्लड में आने लगे तो ज़्यादा बाइलीवर्डिन बनेगा, ज़्यादा बाइलीवर्डिन बनेगा तो ज़्यादा कलर उसका ग्रीन हो जाएगा। तो जो गॉल ब्लैडर का जो कलर है, ग्रीनिश कलर है, वो आरबीसी के डिस्ट्रक्शन को डिनोट करता है या उसे बताता है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि कई सारे डिजीज़ होते हैं जो कि गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन करते हैं, जो गॉल ब्लैडर को इन्फेक्ट करते हैं। तो जैसे कोलिस्ट्रीडियम है, साल्मोनेला है, ई कोलाई है, ये क्या करते हैं, कोलिंजो हेपेटाइटिस करते हैं, मतलब गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन कहलाता है कोलिंजो हेपेटाइटिस। और यही जो डिस्कलरेशन होता है ना कभी कभी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो गॉल ब्लैडर का कलर है वो ग्रीन ना होकर डार्क येलो आपको नज़र आता है, या ऐसा होता है जैसे सरसों का तेल,
जिस टाइप का सरसों का तेल मस्टर्ड कलर जो होता है वो उस टाइप का नज़र आता है गॉल ब्लैडर, ग्रीन नहीं रहता है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो बाइल है उसका बैक्टीरियल रिडक्शन हो गया है। बैक्टीरिया जो वहाँ पे इन्फेक्शन कर रहे हैं गॉल ब्लैडर में, उन्होंने बाइलिवर्डिन को बाइलिरुबिन में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि येलो कलर का होता है। तो ये रिसर्च भी है इसके ऊपर कि अनप्रेसिडेंटेड माइक्रोबियल कन्वर्जन ऑफ बाइलिवर्डिन टू बाइलिरुबिन। तो बाइलिवर्डिन बाइलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर हमें पीला नज़र आता है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा इन्फेक्शंस में होता है। कभी कभी आपने उसकी फीसिस भी देखी होंगी, जो फीसिस रहती हैं वो जो बीट होती है मुर्गी की वो चॉकलेटी कलर की आती है, या फिर वो येलोइश होती है, थोड़ी पीली पीली होती है, कभी डार्क ग्रीन होती है। तो ये सारी वजहें जो हैं वो बाइलिरुबिन बाइलिवर्डिन और उनके बीच का जो उनका कंसंट्रेशन रहता है, उनका रेशो रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो कई बार हम इसे कोरिलेट कर पाते हैं इन्फेक्शन से, और कई बार ये कोरिलेशन जो है वो इन्फेक्शन से नहीं भी हो पाता है। ज़रूरी नहीं है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा, लेकिन बाकी के जो सिम्टम साइंस होते हैं उन्हें देख के हम कोरिलेट कर लेते हैं कि प्रॉब्लम आखिर परसिस्ट कहाँ कर रही है। तो जैसे चॉकलेट कलर की बीट है, वो इस वजह से भी हो सकती है कि अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, या जो उसके सीकम में माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो कितनी मतलब वो किस टाइप की है, तो उससे भी कभी कभी ये फीसिस का कलर चेंज हो जाता है। तो ये जो इन्फेक्शन होते हैं जो बताए गए अभी आपको, ये आरबीसीज को भी फ्रेजाइल कर देते हैं और वीक बना देते हैं। जब वो वीक और फ्रेजाइल हो जाती है तो उसका डिस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ जाता है और इंट्रावास्कुलर डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। मतलब जो नसें होती हैं उनके अंदर आरबीसी टूटने लगेंगी, एरिथ्रोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। जब इंट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस बढ़ता है तो उसके बाद जो आरबीसी होती है उसकी मेम्ब्रेन डैमेज होती है और बहुत सारा हीम ब्लड के अंदर आ जाता है। मतलब आरबीसी से निकल के हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर आ जाता है और वो हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर से हीम अलग हो जाता है, ग्लोबिन अलग हो जाता है और आयरन फिर अलग हो जाता है। तो आयरन क्या है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट है पैथोजन के लिए, मतलब जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं उन्हें भी चाहिए होता है आयरन, और साथ साथ पोल्ट्री को भी चाहिए अपना खून बनाने के लिए या हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। तो इस वजह से जो आयरन होता है ना उसके बीच में मतलब वो उठापटक चलती है कि आयरन कौन यूज़ करेगा। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये डिसाइड करती है कि किस तरीके से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन है इन्फेक्शंस में वो किस तरीके से बढ़ जाता है। तो मतलब आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन है वो यहाँ बताने का मकसद ये है कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो हीम ज़्यादा आएगा, ब्लड में हीम ज़्यादा आएगा तो फिर बाइलिवर्डिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं इन्हें भी ग्रो होने के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट रहती है, और ई कोलाई को तो ये सबसे ज़्यादा मतलब चाहिए होता है। तो ई कोलाई के लिए जो आयरन होता है ना वो बिल्कुल होली ग्रेल की तरह काम करता है, अमृत की तरह इस काम करता है कि अगर आयरन ब्लड में बढ़ जाता है तो ई कोलाई का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसकी प्रोलिफरेशन बढ़ने लगती है। ई कोलाई की प्रोलिफरेशन बढ़ेगी तो फिर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन और ज़्यादा होगा। तो ये ई कोलाई और बैक्टीरिया की स्ट्रेटजी भी रहती है कि वो जाके आरबीसी को डिस्ट्रॉय करें। तो अल्टीमेटली क्या होता है? सेप्सिस हो जाता है। सेप्सिस इंड्यूसेस हीमोलाइसिस, जिससे एक्सेस हीमोग्लोबिन ब्लड में आने लगता है और लीवर में जाके डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बाइलिवर्डिन प्रोड्यूस होता है और मोर एंड मोर इंटेंस टेंस टू गॉल ब्लैडर की हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो नज़र आती है। तो वही चीज़ हमें कभी कभी फ्रैंक ग्रीन कलर की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, जो उसकी फीसिस होती है, जो बीट होती है, उसमें भी काफ़ी हरा रंग नज़र आता है। तो यहाँ पर मैंने जो डिस्कस किया ये जस्ट पैथोफिजियोलॉजी थी गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर किस तरीके से हम उसे डायग्नोस्टिक एक
सपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। हर कोई नहीं बता सकता ये देख के कि जो कलर है वो ग्रीन या येलो है तो वो किस वजह से है, लेकिन धीरे धीरे कोरिलेट करना सीख जाते हैं हम इसमें, और फिर इन्वेस्टिगेट करके जो है चीज़ों को कोरिलेट करके इन्फेक्शंस का पता लगाया जा सकता है फील्ड कंडीशंस में। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपके फार्म्स में प्रॉब्लम है या तो आप कंसल्टेशन के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ साथ हमारी वेबसाइट भी है अली वेटनरी विजडम, वो भी आप विज़िट करते रहें, उसमें भी आर्टिकल्स मैं डालता रहता हूँ, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।